यस। तो बच्चों केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग सबसे पहले देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है ना। तो व्हाट इज द मीन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, फर्स्ट उसे हम यही समझते हैं। तो बच्चों केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ। तो कुछ बेसिक स्टडी के बारे में हम देखते हैं कौन कौन सा पार्ट ऐसा है जिसको केमिकल काइनेटिक्स रिलेट करता है। तो आपको मैथमेटिकल भी बताऊंगा अभी। तो बच्चों 3 पॉइंट। केमिकल काइनेटिक्स आपको 3 इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। फर्स्ट, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट का मतलब बच्चों बेसिक अगर मैं बात करूं तो वेलोसिटी से, है ना, कि रिएक्शन कितनी फास्ट है। ठीक है, रिएक्शन रिएक्शन कितनी फास्ट जा रही है, या फिर रिएक्शन बच्चों कितनी स्लो है, या फिर रिएक्शन कितनी मॉडरेट है। जिन बच्चों ने अगर पहले कभी पढ़ा भी नहीं है ना तो भी उनको समझ में आ जाएगा। तो केमिकल काइनेटिक्स, काइनेटिक्स जो बच्चों वर्ड है ना, इस काइनेटिक्स वर्ड का जो बेसिक ये कहाँ से लिया गया है। काइनेटिक्स बेटा एक वर्ड है, एक ग्रीक वर्ड आता है। ठीक है ना। एक ग्रीक ग्रीक वर्ड है बच्चों काइनेसिस। ग्रीक वर्ड होता है काइनेसिस। और काइनेसिस इसका मतलब होता है बच्चों मूवमेंट, है ना। काइनेसिस का बेसिक मतलब होता है मूवमेंट, किसी चीज का चलना फिरना, है ना, मूव करना स्पेस के अंदर या फिर कहीं भी किसी भी जगह। तो उसी से लिया गया है ये काइनेटिक्स वर्ड, है ना, ग्रीक वर्ड से। तो उसका मतलब बच्चों है मूवमेंट। अब हम केमिकल रिएक्शन करने वाले हैं तो हमारे पास रिएक्टेंट है, उससे बच्चों कन्वर्ट प्रोडक्ट होगा। ठीक है ना, कुछ इस तरीके से अपन बात करेंगे। तो रिएक्टेंट साइड में कुछ नंबर ऑफ एटम्स होंगे। तो बच्चों यहाँ पे ओल्ड बॉन्ड, है ना, जो ओल्ड बॉन्ड्स होंगे दैट विल ब्रेक। तो ओल्ड बॉन्ड आपके ब्रेक हो जाएंगे। इन द प्रोडक्ट साइड तो बच्चों यहाँ पे मिलेंगे न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन। यही तो होता है ना, बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है ना। तो उसमें अपन बात करें कि बच्चों रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड जब कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे थे तो वहां पे उनकी रेट क्या था, उनकी वेलोसिटी क्या थी, कन्वर्जन रेट क्या था। नेक्स्ट बच्चों, मैकेनिज्म बाय व्हिच द रिएक्शन प्रोसीड, मतलब कौन कौन सी स्टेप्स फॉलो होने वाली हैं, राइट। कौन कौन सी स्टेप्स आपकी यहाँ पे फॉलो होने वाली हैं। ठीक है। तो जितनी भी आपकी स्टेप्स यहाँ पे डिफाइन होगी। अब देखो क्या होता है कि जब कोई भी केमिकल रिएक्शन आपकी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं तो उस केस में आपकी मल्टीपल रिएक्शंस, मल्टीपल स्टेप देखने को मिलती हैं, राइट। अब जो मल्टीपल स्टेप्स देखने को मिलती हैं तो वहां पे आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। रिएक्शन इंटरमीडिएट के साथ बच्चों ट्रांजिशन स्टेट आपको देखने को मिलती है। ठीक है ना। तो वो भी सारी की सारी बातें हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। नेक्स्ट बच्चों, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शंस, मतलब जब कोई केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होगी तो उसके बीच में मतलब ऐसे टेम्परेचर, लाइक व्हाट इज द मीन ऑफ फैक्टर। फैक्टर बेटा यहाँ पे लाइक टेम्परेचर, लाइक प्रेशर, लाइक कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है। लाइक सम अदर फैक्टर्स लाइक एडिशन ऑफ इनर्ट गैसेस, है ना। ये डिफरेंट फैक्टर्स जो आपको मिलेंगे, इन फैक्टर की वजह से क्या रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन स्पीड अप होगा या रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बच्चों स्लो होगा। तो फैक्टर्स के बारे में अपन स्टडी करेंगे, एज वेल एज मैकेनिज्म देखेंगे, और रेट ऑफ रिएक्शन किस ढंग से होगा उस पर हम लोग बात करेंगे। सभी को बात समझ में आ गई। तो केमिकल काइनेटिक्स में हमें पढ़ना क्या है, ये सारी बातें हमें देखनी है। अब यहाँ से बहुत सारे बच्चों को ये समझना जरूरी है कि बच्चों केमिकल काइनेटिक्स तो सर समझ में आ गया, बट एग्जैक्टली थर्मोडायनेमिक्स का रोल क्या है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स अपन ने पढ़ा है क्लास में कुछ समय पहले। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या रोल प्ले करता है। केमिकल काइनेटिक्स का तो थोड़ा बहुत समझ में आया कि काइनेटिक्स क्या बताएगा, स्पीड के बारे में, रेट ऑफ रिएक्शन, ये सारी चीजें बताएगा, है ना, कितना तेजी से हो रहा है कितना स्लो हो रहा है कोई भी केमिकल रिएक्शन। बट व्हाट अबाउट थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स बच्चों बताता है फिजिबिलिटी के बारे में। किसके बारे में, फिजिबिलिटी। आप इस वर्ड को ध्यान रखना। ठीक है, मैंने आपको बताया है feasibility term is totally depend upon delta G and delta H and delta S, है ना। अपन ने बात करी थी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो वहां पे एक रिलेशन अपन ने डिस्कस किया था डेल्टा जी, डेल्टा एच और डेल्टा एस के साथ। तो वहां मैंने बताया था आपको अगर याद होगा कि डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव अगर रिएक्शन बच्चों फीजिबल होगा। फीजिबल का मतलब ये है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में कन्वर्ट हो रहे हैं, इसका मतलब फीजिबिलिटी होता है। डेल्टा एच इज ऑल्सो मस्ट बी नेगेटिव बट डेल्टा एस मस्ट बी पॉजिटिव। मतलब जितना अधिक इंट्रोपी होगा
जितना अधिक इंट्रोपी बच्चों देखने को मिलेगा टुवर्ड्स प्रोडक्ट साइड, ऑब्वियसली वो रिएक्शन उसी डायरेक्शन में मूव करना चाहेगा ना। जो चेंज है, दिस इज चेंज इन गिब्स एनर्जी, चेंज इन इंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन, है ना, या चेंज इन इंट्रोपी। तो ये अगर टर्म बच्चों को इस ढंग से आते हैं तो हमारा केमिकल रिएक्शन बच्चों फीजिबल होगा। और वो बच्चों कौन डिफाइन करता है? थर्मोडायनेमिकल टर्म आपको डिफाइन करते हैं। क्या सभी को बात समझ में आ गई? तो केमिकल काइनेटिक्स बच्चों क्या बताएगा? ओनली अबाउट द वेलोसिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन। बट थर्मोडायनेमिक्स क्या बताएगा? द फीजिबिलिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन फीजिबल हो रही है कि नहीं हो रही है। नाउ इट इज क्लियर, सभी को समझ में आया? अब मैं एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे बच्चों मान लो मैं आपसे एक मैं एग्जांपल लेता हूं थोड़ा सा आपको थर्मोडायनेमिक्स को समझाने के लिए। कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट, ठीक? आप मेरे पास से कॉन्सेप्ट सीख सकते हो, ठीक है ना? तो मैं कहता हूँ कि चलो थर्मोडायनेमिक्स का एग्जांपल एक लेते हैं, बहुत ही शानदार सा। आप जरा बताना कि रिएक्शन वहां पे फीजिबल होगी कि नहीं होगी। तो मैं बच्चों कहता हूँ कि चलो डायमंड, मैं कहता हूँ कि बच्चों डायमंड सेल, ठीक है ना? अब जो डायमंड है, क्या बच्चों डायमंड इजिली ग्रेफाइट में कन्वर्ट होता है? आप बताओ मुझे, क्या डायमंड इजिली ग्रेफाइट में कन्वर्ट होगा? यस और नो? यस, हो सकता है कन्वर्ट। डायमंड ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है ना? उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, मोस्ट स्टेबल इज। और ये बच्चों आपका ग्रेफाइट है वो आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। बट अब याद रखना, मैंने बताया था थर्मोडायनेमिकली व्हिच इज मोर स्टेबल, डायमंड और ग्रेफाइट, व्हिच वन इज मोर स्टेबल? ग्रेफाइट, एग्जैक्टली, ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल। थर्मोडायनेमिकली बच्चों, थर्मल स्टेबिलिटी की बात अगर करी जाए तो ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल, बिकॉज ग्रेफाइट लेयर्स की फॉर्म में होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। तो जब भी टेम्परेचर आएगा तो इसकी जो लेयर्स है वो स्लाइड कर सकती है आपस में एक दूसरे के साथ। बट डायमंड में ऐसा नहीं हो सकता है, क्लोजली पैक्ड है, तो वो ब्रेकेबल कंडीशन में आ जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल ग्रेफाइट है, बट मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो भी टर्म वो डायमंड का अधिक होता है। क्यों? पैकिंग एफिशिएंसी की वजह से। ये सभी को बात समझ में आई? बट एग्जैक्टली क्या डायमंड ग्रेफाइट में इजिली कन्वर्ट होगा? तो बच्चों आप बोलोगे सर बहुत ही स्लो रेट होगा। आप बिल्कुल बोल दोगे कि सर बहुत ही ना स्लो रेट होने वाला है। मैं बोलूँ रस्टिंग ऑफ आयरन तो भी बोलोगे सर बहुत ही स्लो रेट होगा। बात समझ में आ रही है? बहुत ही क्लियर है। अच्छा, मैं अगर ऐसे बोलता हूँ कि चलो बच्चों शुगर को पानी में डाला, है ना, चीनी को पानी में डाला, तो अब बंदो बताओ क्या स्लो रिएक्शन होगी? नहीं, वो तो फास्ट रिएक्शन होती है ना। लगभग आप देखो 5 मिनट्स या 2 मिनट्स के अंदर फटाफट से वो मिक्सअप हो जाएगी। ये सभी को बात समझ में आ रही है? तो देखो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ग्रेफाइट, डायमंड इजिली ग्रेफाइट में कन्वर्ट नहीं होगा, उसका रेट जो होगा वो काफी स्लो होगा, उसकी वेलोसिटी काफी स्लो होगी। ये सभी को बात समझ में आ रही है? तो ये हम किसके बेस पे बच्चों बता रहे हैं? ये अपन बता रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स के बेस, केमिकल काइनेटिक्स के बेस पे। हम थर्मोडायनेमिक्स की बच्चों बात करें तो रिएक्शन पॉसिबल है, थर्मोडायनेमिकल तो रिएक्शन पॉसिबल है, उसमें कोई डाउट ही नहीं होगा। सभी को बात समझ में आई? यस, बेसिक टर्म में पहले डिस्कस कर रहा हूँ। यस, ओके, डन। नेक्स्ट चलते हैं अपन। यस, नेक्स्ट बच्चों अपन इंट्रोडक्शन पे अभी डिस्कशन करेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ रेट, केमिकल रिएक्शन आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। अपन 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट बच्चों आती है आपकी वेरी फास्ट रिएक्शन। तो वेरी फास्ट रिएक्शन में अपन अगर बात करें तो बच्चों क्या है? वेरी फास्ट रिएक्शन बोलो आप, या बच्चों बोलो आप इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। वेरी फास्ट रिएक्शन का मतलब है जनरली दीज रिएक्शंस इन्वॉल्व आयोनिक स्पीसीज, है ना, जितनी भी आपकी आयोनिक रिएक्शंस होती हैं, also known as ionic reactions. These reactions take about 10 की पावर -14 to 10 की पावर -16 सेकेंड। तो कितना छोटा सेकेंड है ना, फॉर द कंप्लीशन। कितने छोटे से टाइम इंटरवल में रिएक्शन पूरी फिनिश हो जाएगी। सो इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द रेट ऑफ दीज रिएक्शंस। तो इन रिएक्शंस का रेट निकालना बच्चों बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि रेट में क्या होता है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई टाइम। तो टाइम इंटरवल पता ही नहीं चला ना। देखो इतनी इतने छोटे से टाइम इंटरवल में रिएक्शंस फिनिश हो जाएगी। तो आपको T1 तो पता है सर, 0 से स्टार्ट हुआ, बट T2 के बारे में आइडिया बैठेगा नहीं। वो T1 T2 लगभग बराबर आपको दिखेंगे। जब बराबर दिखेंगे तो अपन वहां पे बिल्कुल भी उनका रेट प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर सकते हैं। क्या सभी को आप मेरी बात समझ में आ रही है? हम फास्ट एक्शन का रेट क्यों डिफाइन नहीं कर पाते हैं?
मतलब जितने भी आयनिक रिएक्शंस हैं, जितनी भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जितनी भी आपकी आयन एक्सचेंज रिएक्शन है, हम लोगों ने पढ़ा है मैग्नीशियम सेक्शन, जितनी भी आपकी आयोनिक रिएक्शंस, आयन एक्सचेंज रिएक्शन है, जहाँ पे आयन का एक्सचेंज होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव मिक्स होते हैं, तो उन सभी केस के अंदर जो आपका कंप्लीशन, टाइम ऑफ कंप्लीशन जो है वो आता है 10⁻⁻14 टू 10⁻⁻16। ये बहुत ही छोटा टाइम है, इतनी जल्दी फिनिश हो जाएगा, तो अपन रेट बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते हैं। लाइक एग्जांपल आप देख लो बच्चों, यहाँ से सिल्वर ने क्या किया है, सिल्वर ने बच्चों यहाँ से Ag प्लस में गया होगा, सिल्वर Ag प्लस में गया होगा, नाइट्रेट बच्चों NO3-1 में, यहाँ से NaCl से Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस कनेक्ट विद NO3 तो बना होगा NaNO3, और Cl माइनस Ag तो बना होगा AgCl। तो इसका टाइम बच्चों यही आने वाला है, इसका अपन रेट डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? एज इट इज बच्चों देखो, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी आपको दिख रही है। फर्स्ट रिएक्शन इज आयन एक्सचेंज, फर्स्ट रिएक्शन इज आयोनिक एक्सचेंज केमिकल रिएक्शन, वहां पे आयन का एक्सचेंज हुआ है, बट इन सेकंड रिएक्शन दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इन केसेस के अंदर आपको बिल्कुल ध्यान से समझ में आ गया होगा। अब मैं एक बहुत ही मजेदार आपको पॉइंट बताने वाला हूं, आप ध्यान देना। एक बच्चों ग्राफिकल कॉन्सेप्ट है, उसको अपन डिस्कस करते हैं पहले। देखो आपको सभी को समझ में आएगा यहाँ पे। यस, देखो एक रिएक्शन बच्चों लेने वाले हैं, जैसे मैंने लिखा, आप प्लीज ध्यान से देखना, आपको एक मजेदार कॉन्सेप्ट में बताने वाला हूँ। जैसे बच्चों लिखा अपन ने, ए यहाँ पे रिएक्टेंट है, आपको सभी को दिख रहा है, बी आपका प्रोडक्ट है, बिल्कुल क्लियर। मैंने बच्चों बोला कि सपोज टी इज इक्वल टू जीरो, टी इज इक्वल टू जीरो लिया हमने, टी इज इक्वल टू जीरो पे बच्चों रिएक्टेंट क्या होगा, मान लो ए मोल है, ए कॉन्सेंट्रेशन जो भी है, बी कितना होगा, प्रोडक्ट है वो जीरो होगा। ये बात क्लियर। फिर बच्चों मैंने बोला कि टी इज इक्वल टू T1, T1 टाइम पे कितना होगा, तो ए में से बच्चों कितना पार्ट बाहर गया, मान लो x1, ए माइनस x1, तो बी कितना बना होगा, x1, सभी को पता है। फिर बच्चों मैंने बोला कि T इज इक्वल टू T2 टाइम पे, तो व्हाट इज रिएक्टेंट, तो ये बच्चों मान लो a माइनस x2, तो बी कितना बना होगा, x2, सभी को बात समझ में आ रही है। फिर मैंने कहा कि T इज इक्वल टू T3 पे आते हैं, तो बच्चों ये हो गया a माइनस x3, तो बी कितना होगा बच्चों, ये x3 बन जाएगा। जितना जितना बच्चों यहाँ से रिलीज हो रहा है रिएक्टेंट साइड से, x1 x2 x3, उतना यहाँ पे फॉर्मेशन होता चला जाएगा। और इसी तरीके से रिएक्शंस आपकी प्रोसीड होती जा रही है, टाइम आपका बढ़ता जा रहा है कंटिन्यूअस। और एक टाइम बच्चों ऐसा आया जहाँ पे बोलूंगा T इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम, हमने सभी ने पढ़ा है। तो मैंने बच्चों बोला है कि ए में से x पार्ट बाहर गया सर, और x का फॉर्मेशन हो गया। ये बात सभी को समझ में आई। जब बच्चों कोई भी केमिकल रिएक्शन पहुंचेगी इक्विलिब्रियम स्टेट पे, तो बच्चों हर रिएक्शन ना स्टॉप हो जाएगी, बिकॉज इक्विलिब्रियम स्टेप इज मोस्ट स्टेबल स्टेप, मोस्ट स्टेबल फेज। तो दिस इक्विलिब्रियम, एक ऐसा टाइम आया जहां पे बच्चों जो रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट ऑफ बैकवर्ड बोथ बी इक्वल, समझ में आ रहा है, बिल्कुल क्लियर सभी को। जो कॉन्सेंट्रेशन है बच्चों वो आपका इक्वल हो चुका है, सेम हो चुका है दोनों साइड में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में। अब मैं यहीं से समझाता हूँ। तो मैंने बच्चों बोला कि टी इज इक्वल टू जीरो, खेल समझना यहाँ से बिल्कुल समझ में आएगा सभी को। मैंने बच्चों बोला कि टाइम जो है ना वो जीरो से ऊपर है और टी इक्विलिब्रियम से छोटा है, टी इक्विलिब्रियम से छोटा है। तो मतलब इसी केमिकल रिएक्शन का एक ऐसा टाइम जो बच्चों जीरो से अधिक हो और टी इक्विलिब्रियम से छोटा हो, तो उसके सारे के सारे न्यूमेरिकल कहाँ से सॉल्व होंगे, तो केमिकल काइनेटिक्स से सॉल्व किए जाएंगे। बात सभी को समझ में आ रही है। अब बच्चों बोलूं मैं कि टी इक्विलिब्रियम की ग्रेटर और इज इक्वल टू टाइम और लेस देन बच्चों इन्फिनिटी। ये बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, आप लोग को समझ में यहीं से आएगा मैक्सिमम स्टूडेंट्स को। अगर बच्चों टाइम, अगर ये टाइम इन्फिनिटी टाइम से बच्चों कम है, बट टी इक्विलिब्रियम के बराबर है या टी इक्विलिब्रियम से अधिक है, तो इस टाइप की न्यूमेरिकल्स को बच्चों में सॉल्व करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम से। क्या सभी को बात समझ में आ रही है? तो केमिकल देखो, रिएक्शन बच्चों एज इट इज वही है, रिएक्शन आपकी वही है, ए से बी का कन्वर्जन, बट अपन यही सेम क्वेश्चन के अंदर केमिकल इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट कब लगाने वाले हैं और केमिकल काइनेटिक्स कॉन्सेप्ट कब लगाने वाले हैं। तो नाउ टाइम इज इंपॉर्टेंट। तो जीरो से टी इक्विलिब्रियम के बीच का टाइम आएगा, तो अपन क्या बच्चों यूज करेंगे, केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, रिएक्शन
कोई भी इक्विलिब्रियम तक पहुंचेगी उसके पहले वाला जो भी टाइम होगा वो केमिकल काइनेटिक्स के थ्रू निकाला जाएगा। और टी इक्विलिब्रियम और इन्फिनिटी के बीच में या टी इक्विलिब्रियम से बच्चों स्टार्ट हो सकता है, ऐसे टाइम को अपन निकालेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट से। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? सभी बच्चों क्लियर? बताओ भाई जल्दी से। यस, जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रिएक्शन के बारे में बच्चों बात कर रहे थे, फास्ट रिएक्शन हो चुकी थी। नाउ सेकेंड रिएक्शन इज वेरी स्लो रिएक्शन। अगर हम वेरी स्लो रिएक्शंस की बात करते हैं तो क्या होगा? यस, वेरी स्लो रिएक्शन बात की जाए तो बहुत स्लो रिएक्शन होने वाली है। अब नाउ क्वेश्चन इज दिस कि जो वेरी स्लो रिएक्शंस है उसको अपन समझते कैसे हैं? तो बहुत ही सिंपल सा है। अच्छा, एक बच्चे ने यहाँ पे पूछा भी है कि सर कुछ एग्जांपल बता दो वेरी फास्ट रिएक्शन के। तो देखो वेरी फास्ट रिएक्शन की मैं पहले, चलो आपने पूछा है तो वेरी फास्ट रिएक्शन की जो जनरल एग्जांपल्स आते हैं तो अभी तो जस्ट मैंने बताया था। सबसे पहले बच्चों आप देख लो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जितनी भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती हैं एसिड बेस की। सेकंड आपकी जो आयन एक्सचेंज रिएक्शंस होती हैं, ठीक है ना, आयन एक्सचेंज रिएक्शंस वो सब फास्ट रिएक्शन में आएंगी। नेक्स्ट बच्चों प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जहाँ पीपीटी बनता है ना, वो भी आयन एक्सचेंज का ही पार्ट होता है। या बच्चों जितने भी आपकी एक्सप्लोजिव रिएक्शंस हो जाएं, ठीक है, एक्सप्लोजिव एक्सप्लोजिव रिएक्शंस हो जाती हैं, वो सारी की सारी क्या होती हैं? फास्ट रिएक्शंस होती हैं। जैसे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सप्लोजिव? लाइक टीएनटी। टीएनटी आप जानते होगे बेटा, सुना होगा आपने, टीएनटी मैंने पहले भी डिस्कस किया है। ट्राई नाइट्रोटोलिन, ट्राई नाइट्रोटोलिन इज एक्सप्लोजिव, ठीक है, इसको बॉम्ब वगैरह बनाने में यूज करते हैं। टीएनटी ट्राई नाइट्रोटोलिन, ठीक है, ये बच्चों एक्सप्लोजिव होता है, तो डेफिनेटली रिएक्शन आपकी वैसे होने वाली है। अच्छा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस के बारे में क्या है? तो जैसे बच्चों मैं बोल दूं आपसे कि लाइक NaCl के साथ मैंने मिक्स कर दिया है सिल्वर नाइट्रेट, है ना, NO3 AgNO3, इन दोनों को मिक्स कर दिया है। तो Na+ से बच्चों कनेक्ट कौन होगा? NO3। Cl से कनेक्ट Ag होगा। तो यहाँ से जो AgCl बनेगा ना, ये प्रेसिपिटेट होगा व्हाइट कलर का, पीपीटी होगा, नीचे चला जाएगा और प्लस एक बन जाएगा NaNO3 एक्वस, ठीक है ना, सॉल्ट। तो ये भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। अभी समझ में आ गया ना सभी को? यस। और न्यूट्रलाइजेशन में बच्चे फिर पूछते हैं, अच्छा न्यूट्रलाइजेशन के अंदर बच्चों ना रिएक्शंस कुछ अलग अलग कैटेगरीज की होती हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपको कौन सी रिएक्शन पकड़नी है? स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस वाली। आप ध्यान दो, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाली रिएक्शंस बच्चों क्या होंगी? ऑलवेज फास्ट रिएक्शन। इसके बाद जो बाकी रिएक्शंस हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, तो वो फास्ट नहीं होगा। वीक बेस होगा तो वो धीरे धीरे आपका रिलीज होगा। अगर मान लो यहाँ पे वीक एसिड होता है स्ट्रॉन्ग बेस, तो भी वो स्लो होगा, बिकॉज जो वीक एसिड इक्विलिब्रियम विल एग्जिस्ट, और दोनों वीक हो जाएंगे तो फिर मान लो बहुत ही स्लो होने वाला केस है। समझ में आ गया? तो फास्ट एक्शन एग्जांपल क्लियर सभी को? नाउ कम्स वेरी स्लो। तो वेरी स्लो को अपन डिस्कस कर रहे थे। यस, तो जैसे बच्चों देखो लिखा है दीज रिएक्शंस प्रोसीड वेरी स्लोली, मे टेक प्लेस डेज, कुछ दिन आपके लग सकते हैं, या बच्चों मंथ्स, टू सोने एनी मेजरेबल चेंज एट द रूम टेम्परेचर। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन, आप यहाँ एग्जांपल देख लो बच्चों, ये चेन आपको दिख रही है इस तरीके से, यहाँ पे देखो रस्ट आपका लगा हुआ है। तो रस्ट बच्चों काफी दिनों में लगता है ना, टेक्स ए डे और मंथ। नेक्स्ट है रिएक्शन बिटवीन H2 एंड O2 टू फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल्स एट ऑल्टरनेट टेम्परेचर इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो मतलब H2O2 बच्चों डायरेक्टली कनेक्ट हो नहीं सकते हैं, क्यों? क्योंकि पता है कि ऑक्सीजन के पास बच्चों क्या डबल बॉन्ड है। तो पहले तो डबल बॉन्ड को डिसोसिएट होना चाहिए ना। जब तक ये डबल बॉन्ड डिसोसिएट नहीं होगा, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक नहीं होंगे, तब तक बच्चों H और H आपका ये डिसोसिएट नहीं होगा, तो HO कनेक्ट ही नहीं हो सकता है ना, तो वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे अपने बच्चों यूज करते हैं इलेक्ट्रिक स्पार्क, इलेक्ट्रिक स्पार्क का यूज करते हैं, तब जाकर रिएक्शन कहीं प्रोसीड होती है। समझ में आ रहा है? तो और नेक्स्ट बच्चों जैसे CO+H2 लिखा है एट रूम टेम्परेचर मेथनॉल का फॉर्मेशन। तो रूम टेम्परेचर बच्चों कनेक्ट हो ही नहीं सकते हैं इजिली, यहाँ पे कैटलिस्ट का यूज करना पड़ेगा, तब जाके कहीं आपका मेथनॉल का फॉर्मेशन होगा। तो ये सभी के सभी आपकी स्लो रिएक्शंस हैं। सभी क्लियर हो गया? मैं रस्टिंग ऑफ आयरन को थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो रस्टिंग ऑफ आयरन के बेटा, रस्टिंग ऑफ जो रस्ट होता है ना, कोरोजन की है, कोरोजन का एग्जांपल है बच्चों रस्ट, है ना, रस्ट फॉर्मेशन इज एग्जांपल ऑफ कोरोजन। कोरोजन क्या है? ईटिंग अवे ऑफ मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, सल्फेट, नाइट्रेट, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, इन सभी आयंस की, एनाइंस की प्रेजेंस में जब कोई मेटल का बच्चों लॉसेस होता है इन दी प्रेजेंस ऑफ, किसी प्रेजेंस, मॉइस्चर की प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में,
तो उसको बच्चों बोलते हैं रस्टिंग या कोरोजन बोलते हैं। तो रस्टिंग हमेशा एयर और मॉइस्चर की प्रेजेंस में ही होगा। तो क्या बेटा रिएक्शन, अगर आपको याद होगा मैंने पढ़ाई थी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो 4 मोल ऑफ आयरन होते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के आपके 3 मोल्स होते हैं। तो यहाँ से बच्चों में सीधा रिएक्शन लिख रहा हूँ, और प्लस आपका वाटर मॉलिक्यूल्स होना जरूरी है, तो वहाँ पे एक्स वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये कंबाइन करते हैं बच्चों आयरन के साथ। तो यहाँ से बन जाता है 2 मोल्स ऑफ Fe2O3 डॉट एक्स मोल ऑफ वाटर, ठीक है ना, एक्स मोल ऑफ वाटर। ना तो मैं रस्ट के बारे में बता रहा था, ये आपकी रिएक्शन है। और बच्चों रिएक्शन और भी है, जैसे फर्मेंटेशन ऑफ शुगर हो गया, है ना, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर हो गया इन दी प्रेजेंस ऑफ ईस्ट, है ना, ईस्ट जो होता है ना, तो ईस्ट की प्रेजेंस में फर्मेंटेशन ऑफ शुगर, ठीक है। तो कम से कम बच्चों 1 मंथ तो लेते ही है, 1 मंथ आपका लेने वाला है, ठीक है। ईस्ट की प्रेजेंस में अगर फर्मेंटेशन कराते हैं ना, जिससे मेथनॉल एथनॉल बनता है ना, जिससे एल्कोहल बनता है। तो जो शुगर का अपन, जहाँ पे आपको पता है, यहाँ तो आप जानते हो फर्मेंटेशन बहुत ही रेगुलर होता है, बहुत जगह होता है, ठीक है ना। तो फर्मेंटेशन भी काफी लंबा प्रोसेस है। अब नाउ क्वेश्चन इज दिस, क्या मैं इसका रेट निकाल सकता हूँ? जैसे फास्ट रिएक्शन में टाइम बहुत छोटा था, तो यहाँ पे टाइम बहुत ज्यादा है, टाइम बहुत ज्यादा है। तो इस केस में अगर मैं रेट निकालूंगा तो बच्चों रेट कैसा आएगा? क्या मैं एग्जैक्टली रेट को प्रॉपर डिफाइन कर सकता हूँ? तो नहीं, मैं करेक्ट रिप्रेजेंटेशन रेट का यहाँ पे भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन है उसका टाइम बहुत क्या है, ज्यादा आ रहा है। तो टाइम बहुत ज्यादा आने के चक्कर में क्या होगा कि हमें कंसंट्रेशन के बारे में भी आइडिया नहीं बैठ पाएगा इनिशियल और फाइनल, और दूसरा टाइम के बारे में भी करेक्ट हमें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जितनी भी बच्चों फास्ट रिएक्शंस होती हैं और जितनी भी आपकी स्लो रिएक्शंस होती हैं, उनमें हम कभी भी हम रेट को एक्यूरेट मैथमेटिकली डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ये सभी को क्लियर हो गया? नेक्स्ट लेते हैं हम लोग, थर्ड रिएक्शन इज मॉडरेट और स्लो रिएक्शन। तो बच्चों मॉडरेट रिएक्शन में आपको समझ में आएगा कि जो केमिकल रिएक्शन बच्चों लेबोरेटरी में होती हैं, जो केमिकल रिएक्शन हम लोग लैब में परफॉर्म कराते हैं, वो सारी की सारी मॉडरेट केमिकल रिएक्शन है। सभी को बात समझ में आ रही है? अब मॉडरेट केमिकल रिएक्शन के अंदर हमें बच्चों मिलता है मेजरेबल टाइम, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें वहां पे मिलता है मेजरेबल टाइम। तो मेजरेबल टाइम मिल जाएगा तो अपन यहाँ से प्रॉपर रेट निकाल सकते हैं। तो रेट किसका निकालते हैं, समझ में आ गया होगा। तो दिस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन प्रोसीड विद द मेजरेबल रेट at normal temperature and we can measure the rate of these reactions easily. So most these reactions are molecular in nature. Important point is molecular in nature. ये सभी के सभी रिएक्शंस बच्चों की ऐसी होती है मॉलिकुलर। जैसे एग्जांपल देखो सामने दे रखा है। फर्स्ट है बच्चों डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। तो H2O2 का बच्चों पर हीट से डिकम्पोजिशन कराएंगे तो वाटर बनेगा, O2 बनेगा। ये अपन लैब में परफॉर्म कराते हैं बिल्कुल, है ना। तो ये मॉलिकुलर रिएक्शन कैसे पहचानना है? तो मॉलिक्यूल्स को ब्रेक किया, तो वाटर भी मॉलिक्यूल है, O2 भी मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल्स का ही फॉर्मेशन हुआ। जैसे बच्चों हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर अपन देखते हैं ना, तो यहाँ पे देखो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पे कोई देखो, अगर इसकी बात करेंगे तो ये स्ट्रॉन्ग आप बोलोगे सर, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, बहुत फास्ट जाएगा, बट ये क्या है, ये तो वीक आ जाएगा ना। वास्तव में दिस इज ए वीक एसिड, इट इज जस्ट लाइक ए पार्ट ऑफ वीक एसिड। ईस्टर दे रखा है ना, एसिड का ईस्टर। तो रिएक्शन बच्चों स्लो होने वाली है, और इतनी भी स्लो नहीं होगी बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। रिएक्शन ऑब्वियसली बच्चों यहाँ फास्ट होने वाली है। या फिर जैसे बोलो इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर, एनसीईआरटी में दे रखा है बच्चों इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर, ठीक है। जो गन्ना होता है ना, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर इट इज ऑल्सो ए मॉडरेट रिएक्शन। तो बेटा कैन शुगर क्या होता है? गन्ना C12H22O11 ये होता है ना। इसके साथ बच्चों क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स लिक्विड को मिक्स करते हैं, और यहाँ से बन जाता है C6H12O6, दिस इज ग्लूकोज। और प्लस बच्चों बनता है फ्रक्टोज, C6H12O6, है ना। ये दोनों एक्वस होते हैं, ये भी एक्वस, ये भी एक्वस, नीचे वाला ग्लूकोज। तो बच्चों ये बनता है फ्रक्टोज। इस तरह के डिसोसिएशन आपको देखने को मिलेगा। तो इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ मॉडरेट केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट बच्चों, जैसे बोलूं मैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन कर दो, ठीक है। मैं बोलूंगी कम्बेशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को बच्चों मैंने कम्बेशन किया है, H2 गैस का कम्बेशन किया है। तो कम्बेशन करते हैं तो बच्चों यहाँ पे अपन ऑक्सीजन यूज कर देते हैं, तो क्या बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स बनेगा। तो जब मैं H2 गैस का बच्चों कम्बेशन करूंगा, ठीक है, इन दी प्रेजेंस ऑफ नॉर्मल कंडीशन, जहाँ अपन कोक का यूज करते हैं, कोक और कोल का, जिसकी वजह से रिएक्शन बच्चों इजी रूम टेम्परेचर पे ही परफॉर्म होते हैं। दिस इज ऑल्सो ये सब एनसीईआरटी एग्जांपल है, ये भी मॉडरेट केमिकल रिएक्शन हो गई। सभी को समझ में आ गया? ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है।
किसी कोई कंफ्यूजन? तो ओवरऑल अपन ने केमिकल रिएक्शन देख ली। नेक्स्ट बच्चों पार्ट समझते अपन रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। यस, ये फास्ट रिएक्शन नहीं है बेटा। नहीं नहीं, ये फास्ट रिएक्शन नहीं है। जैसा अभी यहाँ पे एक स्टूडेंट ने पूछा है कि सर मिल्क से कर्ड बनाना स्लो रिएक्शन या फास्ट रिएक्शन है। तो मिल्क से कर्ड तो बच्चों रात भर में बन जाता है ना रात भर में। तो बहुत लंबा टाइम तो लिया नहीं उसने कि 4 5 10 दिन ले लिए कर्ड बनने में, नहीं, रात भर में बन जाता है। वो डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे ही बच्चों बना लेते हैं अपन, समझ में आ रहा है? तो वो भी क्या मॉडरेट केमिकल रिएक्शन है। यस, ओके, नाउ इट इज क्लियर। नेक्स्ट बच्चों बात है, ओके थैंक यू, रेट ऑफ रिएक्शन पे आते हैं। तो बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन की अगर बात करी जाए तो रेट का मतलब बेसिक क्या है, वेलोसिटी से। अब देखो इसको मैं बिल्कुल एक अलग ढंग से रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। जब भी बच्चों हम लोग रेट ऑफ रिएक्शंस की बात करते हैं तो रेट को मैं दो तरीके से बोलता हूँ। कैसे? एक तो बच्चों एवरेज रेट हमेशा पढ़ते हैं, एक तो बच्चों होता है एवरेज रेट, और दूसरा आपका होता है इंस्टेंटेनियस रेट। आप पढ़ते हो ना फिजिक्स के अंदर, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, लाइक एवरेज रेट और एक इंस्टेंटेनियस रेट, ये दो रेट्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर, प्रेशर का चेंज या कॉन्सेंट्रेशन का चेंज, ठीक है, ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, टाइम की रिस्पेक्ट में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज होना या प्रेशर का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। और इट इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। रेट हमेशा बच्चों पॉजिटिव आएगा, इट इज इंपॉर्टेंट। रेट कैसा कभी नेगेटिव नहीं आता, रेट ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है। तो प्रेशर का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या बच्चों विद रिस्पेक्ट टू टाइम कॉन्सेंट्रेशन का चेंज होना, वो कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का हो चाहे प्रोडक्ट का हो, चाहे प्रेशर बच्चों रिएक्टेंट का हो चाहे प्रोडक्ट का हो, टाइम के साथ चेंज होना इज कॉल्ड रेट। तो व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन? तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो मैंने देखो यूं इस तरीके से लिखा है, आर इज इक्वल टू प्लस माइनस लिखा है। प्लस का मतलब बच्चों क्या होगा, यहाँ पे नीचे भी लिखा है, डेल सी का मतलब क्या है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन इन ए स्मॉल टाइम इंटरवल, ठीक है, डेल टी जो नीचे लिखा है। और बच्चों पॉजिटिव साइन इज यूज्ड व्हेन वी रिफर फॉर प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन। पॉजिटिव का मतलब बच्चों क्या है? पॉजिटिव का मतलब ये है कि जब कोई केमिकल रिएक्शन बच्चों परफॉर्म हो रही है, ए से बी का फॉर्मेशन हो रहा है, बी यहाँ पे प्रोडक्ट है और ए यहाँ पे रिएक्टेंट है, तो जब बच्चों टाइम बढ़ता जाएगा तो ए का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा, आपको पता है ए से रिएक्टेंट, तो धीरे धीरे ए का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा, बी का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा। तो जब बच्चों बी का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा तो मैं बोलूंगा बी इज ए प्रोडक्ट, तो इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन वी विल यूज पॉजिटिव साइन, बट इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, बिकॉज रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, so that's why we will use negative sign. तो why negative sign, why positive sign, both are clear. Positive sign we will use कि प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने वाला है विद रिस्पेक्ट टू टाइम ना, डेल टी, और रिएक्टेंट के बच्चों कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा तो we will use नेगेटिव साइन। दोनों बातें क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज ग्राफ। नाउ अब बच्चों अपन आ चुके हैं ग्राफ की तरफ, है ना। तो ग्राफ को बहुत ही क्लियरली ऑब्जर्व करने वाले हैं। तो मैं बच्चों मान लेता हूं यहाँ पे, मैं पहले आपको एक अलग से ग्राफ दिखाता हूँ, अलग से मैं ग्राफ का एक्सप्लेनेशन आपको कराता हूँ, ठीक है। ओके, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, देखो मैं आपको एक अलग से एक्सप्लेनेशन देता हूँ। मान लो बच्चों कोई केमिकल रिएक्शन है जो ए से बी आपकी प्रोसीड हुई है, ठीक है। मैं आपको इंडिविजुअली देता हूँ, रिएक्टेंट का अलग प्रोडक्ट का अलग, फिर दोनों को मिला के अपन यहाँ देख लेंगे, ठीक है। तो अब ध्यान देना, तो जब बच्चों केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हुई होगी तो ए क्या है, रिएक्टेंट है, बी क्या है, प्रोडक्ट है। तो ए का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, बेसिक टाइम डिक्रीज होगा, बी का बच्चों इंक्रीज होगा, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। यस, अब मैं बच्चों पहले बात करूंगा कि विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, विद रेस्पेक्ट टू ए ग्राफ कैसा बनेगा। तो विद रेस्पेक्ट टू ए मैं उस ग्राफ को पहले ले रहा हूं, आप प्लीज बच्चों ध्यान से ऑब्जर्व करना, सभी को समझ में आएगा। तो विद रिस्पेक्ट टू ए बच्चों का अपन ग्राफ लेते हैं तो ग्राफ कैसा आएगा। तो इनिशियली ए का बच्चों कॉन्सेंट्रेशन ना अपन करते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो हमने बच्चों किया कि एक्स एक्सिस पे अपन ने ले लिया बच्चों टाइम, ठीक है, इधर ले लिया अपन ने टाइम, और वाई पे ले लिया अपन लोगों ने यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन। तो इसका बच्चों रिएक्टेंट को लेकर मैं पहले ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है। पहला ग्राफ बच्चों मैं बात कर रहा हूँ रिएक्टेंट को लेकर,
फिर बनाएंगे प्रोडक्ट, फिर दोनों को मिला देंगे एक साथ, तो ग्राफ कैसे बनेगा। इनिशियली बच्चों ए का कॉन्सेंट्रेशन कैसा होगा, जब टाइम की वैल्यू बच्चों 0 होगी, यहाँ पे टी इक्वल टू 0 होगा ना ओरिजिन पे, तो रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम होगा, तो वो बच्चों धीरे धीरे डिक्रीज करेगा, जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वो डिक्रीज करता जाएगा। तो ये ग्राफ बच्चों कैसा आएगा वो ध्यान दो आप, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से यूं आएगा। सभी को बात समझ में आ रही है। ये ग्राफ बच्चों ऐसे मत बना देना, कुछ बच्चे यूं ऐसे बना देंगे कि सर ऐसा डिक्रीज हो रहा है, नहीं, ये ग्राफ कैसा होगा जैसे मैं बनाया आपको वैसे ध्यान रखना। ये ग्राफ यहाँ पे बन सकते, ओके, ये ग्राफ जाएगा कुछ यहाँ से, इसको टच करेगा मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन को, और ये बच्चों कुछ इस तरीके से एक्सपोनेंशियली आपका डिक्रीज करेगा, ठीक है ना। ये ग्राफ सभी को समझ में, ऐसे आपको ध्यान रखना है। हम लोग बच्चों बात करें सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू ए। अब देखो धीरे धीरे मैं टाइम को बढ़ाता हूँ, तो यहाँ बच्चों मान लो कॉन्सेंट्रेशन था आपका ए नॉट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, फिर बच्चों माना कि मैंने इस पॉइंट पे आया तो कॉन्सेंट्रेशन हो गया आपका C1, फिर इस पॉइंट पे आया तो मैंने मान लिया कॉन्सेंट्रेशन C2। अब अपने हिसाब से मान लो, कुछ दिक्कत नहीं। अब मैं कहता हूँ कि बच्चों टाइम के बारे में, तो इस पॉइंट को बच्चों मैं लेके आता हूँ एक्स एक्सिस पे टच करता हूँ, और इसको मैं भी टच करूंगा एक्स एक्सिस पे। आप ध्यान देना, जब बच्चों C1 कॉन्सेंट्रेशन होगा तो टाइम कितना हो गया T1, जब C2 कॉन्सेंट्रेशन होगा तो टाइम कितना हो चुका है T2। ये बात समझ में आ रही है सभी क्लियर। मैं एवरेज के बारे में बता रहा हूँ। तो देखो बच्चों C2 से C1, ये मतलब C2 से C1 का मतलब ये बीच के डिफरेंस की बात कर रहा है, यहाँ से इस डिफरेंस की, है ना, ये डिफरेंस, ठीक है। और T1 से T2 मतलब ये डिफरेंस, ठीक है। जब C1 कॉन्सेंट्रेशन टाइम T1 था, C2 कॉन्सेंट्रेशन तो बच्चों टाइम T2 हो गया, तो अपन को एवरेज निकालने वाले हैं, यहाँ से एवरेज। तो बच्चों आर एवरेज क्या होगा, आर एवरेज हो जाएगा, देखो मैं रिएक्टेंट को लेकर बच्चों बात कर रहा हूँ, तो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा तो माइनस टर्म अपन यूज करेंगे, फिर आएगा डेल कॉन्सेंट्रेशन बच्चों स्क्वायर ब्रैकेट में डिवाइड बाई नीचे होगा आपका डेल टी। हम एवरेज की बात कर रहे हैं ना, तो एवरेज में टाइम बच्चों डिसाइड होते हैं, है ना, इनिशियल और फाइनल। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, कैसे कि अगर आपका सी कॉन्सेंट्रेशन है तो ऐसे लिख लो, माइनस में डेल, डेल ए का मतलब डिफरेंस, तो C2 ये रहा C2, C2 माइनस C1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1। अब बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर ये नेगेटिव का मतलब क्या है। ये नेगेटिव मतलब अभी भी वही है कि बच्चों विद रिस्पेक्ट टू टाइम कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, रिएक्टेंट का डिक्रीज होगा। तो अपन ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन एवरेज रेट, बोथ आर करेक्ट। सभी को बात समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन नहीं। अच्छा ये बच्चों टाइम क्या होगा, इस टाइम को अपन बोलेंगे डेल टी। समझ में आया सभी को, कोई कंफ्यूजन नहीं। और इसको अपन क्या बोलेंगे बच्चों, दिस इज कॉल्ड डेल ए, ना डेल ए। बिल्कुल क्लियर हो गया। दूसरी बात, अब बच्चों यहीं पे बात कर लेते हैं इंसिस्टेनियस को लेके भी। एवरेज समझ में आ गया ना सभी को कैसे निकालना है। नाउ कम्स इंसिस्टेनियस। तो इंसिस्टेनियस मान लो बच्चों, मैं एक पॉइंट पकड़ लेता हूँ, कोई टाइम ले लेता हूँ, मैंने टाइम यहाँ पे ले लिया, मान लो ये टाइम यहाँ ले लिया, कोई एक टाइम पे, जो आप फिजिक्स में पढ़ते हो वही सेम है। तो मैंने बच्चों ये टाइम ले लिया मान लो इस तरीके से। अब जहां पे कर्व जा रहा है, इस कर्व को डालेंगे अपन टेंजेंट, ठीक, टेंजेंट अपन ने ना यू ड्रॉ कर दिया, ठीक है, टेंजेंट है, आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो ना, ये टेंजेंट अपन ने इस पॉइंट पे ड्रॉ कर दिया। अब जब ये टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से आपको देखो कुछ इस तरीके से स्लोप के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, बहुत ही शॉर्ट इंटरवल टाइम होगा, बहुत ही स्मॉल आपको, तो इसको बोलेंगे डी टी, डेल्टा टी नहीं डी टी बोलेंगे। और जो कॉन्सेंट्रेशन बच्चों क्या होगा, डी ए होगा। ये पूरी बात समझ में आ गई। तो इस पॉइंट पे बच्चों जो आपका निकाला जाएगा रेट, तो आर इंस्टेनियस इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस में डिफरेंशियल टर्म आएगा डी ए डिवाइड बाई डी टी, और दिस टर्म इज कॉल्ड स्लोप। अरे स्लोप पता है tan थीटा सभी को, तो दिस टर्म इज कॉल्ड स्लोप। तो दिस इज कॉल्ड इंसिस्टेनियस एंड दिस इज कॉल्ड एवरेज। क्या सभी को समझ में आया। विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट एवरेज क्या होगा और इंसिस्टेनियस क्या होगा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर सभी को, बताओ जल्दी से, कोई कंफ्यूजन, एनी कंफ्यूजन, नो, ओके। नेक्स्ट को हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट्स, सभी को क्लियर हुआ ना आर एवरेज कैसे निकालते हैं। बहुत से बच्चों को ना यही कंफ्यूजन रहता है कि सर आर एवरेज को रटना पड़ता है मेरे को, कुछ सर ऐसे बनता है कुछ ऐसे होता है। अब वो डाउट आपका नहीं रहेगा, वो बिल्कुल क्लियर हो गया, ओके डन। अब बच्चों देखो मैं बताने वाला हूँ विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, उसको भी समझ लो आप। तो बच्चों ए से बी रिएक्शन परफॉर्म हुई थी, जहां पे बी क्या आपका है प्रोडक्ट। अब मैं बताने वाला हूँ विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट ग्राफ कैसे बनेगा। ध्यान से बच्चों प्लीज देख लो एक बार।
क्या होगा ना कि आपको ग्राफ एटलीस्ट पता चलेंगे कि सही ग्राफ क्या है, गलत ग्राफ क्या है। ठीक है, दोनों मैं रेट एक साथ बता रहा हूँ। तो इधर बच्चों लिया अपन ने कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, बी प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन, इधर अपन ने बच्चों एज इट इज वैसे ले लिया टाइम, एक्स एक्सिस पे, ये आपका बाई एक्सिस। अब ऐसा करते हैं, तो इसका बच्चों ग्राफ कैसे जाएगा, तो बहुत सारे बच्चों ने इसका ग्राफ यूं बनाते हैं सर, ऐसा ऑरिजिन से ऐसा जाएगा, ये गलत ग्राफ, ठीक है ना, ऐसे ग्राफ नहीं जाएगा। इससे ग्राफ बच्चों जाता है कुछ इस ढंग से, ऐसा। समझ में आ रहा है सभी को? थोड़ा और इसे अच्छा बना लो, थोड़ा सा समझने के लिए क्लियर रहे आपको। तो इसको अपन यूं करके ऐसे बना लेते हैं, ठीक है ना, जो भी आप बना लो यहाँ पे, बस समझने के लिए और कुछ नहीं। अब देखो, अब बच्चों यहाँ पे अपन बातें और करते हैं। तो मान लो बच्चों यहाँ पे इनिशियली t इक्वल टू 0 पे प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन 0 होगा, और बच्चों जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, तो मान लो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन मैंने पकड़ा बच्चों C1 कॉन्सेंट्रेशन, ये C1 कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ मैंने पकड़ लिया बच्चों C2 कॉन्सेंट्रेशन। और C1 कॉन्सेंट्रेशन हुआ तो मतलब बच्चों नीचे टाइम कितना होगा, T1 टाइम होगा। जब C2 कॉन्सेंट्रेशन हुआ तो टाइम हो गया आपका T2। सभी को समझ में आ रहा है मैं किस ढंग से लिख रहा हूँ? बहुत ही सिंपल। अब देखो, अब यहां से लेके यहां तक का डिफरेंस इज कॉल्ड डेल टी, ठीक है। अब इन दोनों की बच्चों बात करें, जो आपका कॉन्सेंट्रेशन है, तो इसके बीच का ये जो डिफरेंस आएगा, दिस इज कॉल्ड डेल सी। कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट्स को? नहीं? ओके। इसी डेल सी को अपन डेल बी भी बोल सकते हैं, इसी को अपन डेल बी भी बोल सकते हैं, बी इज ए प्रोडक्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो बच्चों अपन निकालते हैं आर एवरेज। तो यहां से फाइनली आपका निकालेगा आर एवरेज। तो आर एवरेज इक्वल टू हो जाएगा डेल बी। बच्चों प्लस क्यों आया यहाँ पे? बिकॉज प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो प्लस में आएगा, और नीचे आएगा आपका डेल टी। एवरेज निकालने के लिए दो टाइम चाहिए, दोनों टाइम फिक्स होने चाहिए। इनिशियल टाइम ये था, फाइनल टाइम ये था, लेकिन इंसिस्टेंस के लिए एक ही टाइम होता है, ठीक है, इसलिए अपन डी टी वर्ड यूज कर रहे हैं, शॉर्ट। तो इसको बच्चों लिख सकते हैं यहाँ से C2 माइनस C1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1। क्लियर हो गया? और उसी ढंग से अपन यहाँ पे लेके इंस्टेंटेनियस के लिए कि व्हाट इज द इंस्टेंट रेट विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, तो क्या होगा? तो बेटा इस पॉइंट को पकड़ लिया अपन ने, एक स्लोप डाल दो यहाँ से फटाफट से, ये स्लोप डाल दिया, ठीक है। तो स्लोप डालेंगे तो बच्चों को एक टाइम पकड़ लेते हैं नीचे, यस दिस इज टी टाइम, है ना। तो अभी जो टाइम होगा बच्चों बहुत ही स्मॉल होगा, तो अपन ना यहाँ पे एक इस तरीके से थीटा जनरेट करते हैं, ऐसा इस तरीके से जनरेट होता है ना ये, ठीक है। और फिर बच्चों निकालेंगे अपन टेन थीटा। तो देखो ये टर्म क्या हो गया बच्चों, डीबी, ठीक है। ये आपका हो जाएगा dt, क्योंकि एक्स एक्सिस पे क्या लिया अपन ने, टाइम। तो इसका बच्चों यहाँ से आर इंस्टेंटेनियस हो जाएगा, आर इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू dv डिवाइड बाई dt, और dv बाई dt इज एग्जैक्टली स्लोप, ठीक है, यही बच्चों स्लोप होता है, ठीक है। तो दोनों आपको ग्राफ समझ में आ गए ना, ग्राफ किस ढंग से जाने चाहिए, वो दोनों ग्राफ क्लियर हुए सभी को? ओके। अब इन दोनों ग्राफ को अपन एक साथ मिक्स करके देख लेते हैं। देखो ये देख लो आप, है ना। तो अब जरा ये फटाफट से आप रिवाइज कर लो एक बार। तो बच्चों देखो ये रहा आपका प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ, ऐसे देखो इंक्रीज होगा, ठीक है, इस ढंग से प्लीज ऐसे ही ध्यान रखो आप। और जो आपका रिएक्टेंट है उसका बच्चों इस ढंग से जाएगा, ठीक है ना, इस ढंग से। सभी को समझ में आ रहा है ना। बाकी मैंने आपको जो भी इंफॉर्मेशन थी वो यहाँ पे मैंने आपको दे दी। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं फॉर द गैसियस रिएक्शन। अगर बच्चों मान लो रिएक्शन में, वो तो चलो कॉन्सेंट्रेशन आ गया, अगर मान लो कहीं बच्चों अगर गैस आई होती तो अपन क्या बोलते? तो फॉर द गैसेस वी विल यूज प्रेशर। गैस के लिए अपन क्या बच्चों यूज करते हैं? प्रेशर यूज करेंगे ना। यस क्लियर सभी को? अगर गैसेस रिएक्शंस आएगी तो वी विल यूज प्रेशर। और अगर बच्चों प्रेशर यूज करेंगे तो क्वेश्चन हमारा ये है कि प्रेशर को अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो कैसे होगा? तो बच्चों गैसेस इक्वेशन क्या होती है? पीवी इक्वल टू एनआरटी, ये सभी को पता है ना। तो मैं बोलता हूँ कि बेटा कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू होता है एन बाई बी, ठीक है। अपन ने एन बाई बी अगर बच्चों यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा? पी इज इक्वल टू सी आर टी। सभी को समझ में आ रहा है? कोई भी कंफ्यूजन नहीं? यस। तो बच्चों सी इक्वल टू मैं बोल सकता हूँ पी डिवाइड बाई आर इन टू टी, में ना सी इक्वल टू पी डिवाइड बाई आर टी। अपन अब रेट कॉन्सेंट्रेशन के सामने ये आ गया, अपन अब रेट निकाल सकते हैं। आर इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा? डीसी डिवाइड बाई डी टी।
कोई दिक्कत नहीं। डीसी डिवाइड बाई dt, तो एक टर्म आपका ये बन गया। अब डीसी बाई dt को बच्चों डिफरेंशिएशन करना है, तो सी क्या है, सी आपका ये रहा पूरा p डिवाइड बाई आर टी। इसको जो डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू dt, तो क्या आंसर आएगा, जल्दी बोलो मुझे, बताओ भाई जल्दी से, क्या आना चाहिए, डीसी बाई dt, तो 1 डिवाइड बाई बच्चों b, तो वॉल्यूम है ना, कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, तो इसे अपन अगर करेंगे तो R इज इक्वल टू हो गया डीसी बाई डी टी, तो डीसी बाई डी टी, सी क्या रहा, सी ये है एन बाई बी, तो एन बाई मतलब ये 1/b बाहर निकाल दो और यहाँ से बचेगा dn डिवाइड बाई डी टी, कोई कंफ्यूजन नहीं, dn बाई डी टी, तो 1 डिवाइड बाई बी इंटू dn बाई डी टी। अब मैं इसको क्या ले सकता हूँ, यस यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को, तो 1/b यहाँ से हो गया dn डिवाइड बाई डी टी, तो ये बच्चों फाइनली यहाँ से हो जाएगा 1 डिवाइड बाई r इंटू टी और dp डिवाइड बाई dt। इसको अपन इस ढंग से लिख सकते हैं। तो देखो मैं फाइनली लिखता हूँ क्या है, तो रेट हो गया आपका dc डिवाइड बाई dt, ये सभी क्लियर है। बाकी बच्चों 1 डिवाइड बाई b, यहाँ से dn डिवाइड बाई dt, आप ऐसे dn डिवाइड dt आप ऐसे लिख सकते हो, या 1 डिवाइड बाई r इंटू टी ब्रैकेट में dp डिवाइड बाई dt, है ना। तो आप कोशिश करो कि इसके साथ इसका रिलेशन ध्यान रखो और डायरेक्ट आप ये रिलेशन ध्यान रखो। तो जब भी आपको ध्यान का रखना है ये लास्ट वाला रिलेशन, ये है ना, ये कैसे निकाला गया बच्चों से, अपने डिफरेंशिएशन किया, कुछ भी नहीं किया। तो जब भी प्रेशर चेंज आता है ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रिएक्टेंट का है प्रोडक्ट का, तो वी विल यूज 1 डिवाइड बाई आर इंटू टी डीपी डिवाइड बाई डी टी। सॉल्व करेंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। कोई कंफ्यूजन किसी स्टूडेंट्स को, बताओ भाई। यस, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। किसी बच्चे ने पूछा डीसी बाई डी क्या है, रेट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। यार डीसी डिवाइड बाई dt का मतलब है रेट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, रेट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। और वहीं पे मैंने बोला 1 डिवाइड बाई बी, dn डिवाइड बाई dt। अब मैं थर्ड टाइम लिख रहा हूं तो आपको अब समझ में आ जाएगा, dn बाई dt का मतलब ये रेट है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, रेट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, बिकॉज मोल्स चेंज हो रहे हैं। इज इक्वल टू, एक था बच्चों 1 डिवाइड बाई आर टी डीपी डिवाइड बाई dt, ये क्या होगा, ये भी बच्चों रेट होगा, बट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर होगा, रेट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, ठीक है। प्रेशर के रिस्पेक्ट में आपका रेट ये। अब क्वेश्चन में क्या पूछता है, आपको वो ध्यान रखना है। रेट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, वी विल यूज दिस। रेट इन टर्म्स ऑफ मोल, तो वी विल यूज दिस। रेट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, तो अपन इसको यूज करेंगे। ये तीनों बातें क्लियर हुई, बताओ सभी लोग। परफेक्ट। नेक्स्ट बच्चों लेते हैं हम लोग एवरेज रेट। एक बार फिर से फटाफट देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। द रेट ऑफ रिएक्शन ओवर ए सर्टेन मेजरेबल पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। देखो ये रहा, आप देख लो एक बार, ठीक है, अपन ने भी देख रखा है पूरा, अब कोई डाउट नहीं बनेगा। नेक्स्ट बच्चों इंस्टेंटेनियस रेट्स के बारे में देख लो एक बार जल्दी से। द रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस, ठीक है ना। ये हो गया आपका इंस्टेंटेनियस रेट। इसी तरीके से आप यहाँ पे इसका देखो, ये एक्सप्लेनेशन जो मैंने दिया था वो आपको मिल गया। देखो स्लोप को यहाँ पे डाला अपन ने, ठीक है, और इंस्टेंट रेट को अपन ने डिफाइन किया है। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट टाइम t in plot of concentration with time gives instantaneous rate of the reaction. नेक्स्ट बच्चों बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इन फॉर्म ऑफ स्टोइचियोमेट्री फॉर ए केमिकल रिएक्शन। जैसे मान लो बच्चों कहीं कोई केमिकल रिएक्शन दे रखी है लाइक दिस, ठीक है, और ये केमिकल रिएक्शन बच्चों ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ठीक है। अगर केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड है तो इसको अपन देखो कैसे देखते हैं। तो बच्चों मैंने क्या है कि ए बी क्या है रिएक्टेंट, पी और क्यू क्या है प्रोडक्ट, M1 M2 क्या है कॉफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट साइड और N1 N2 क्या है कॉफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट साइड। तो बच्चों रेट ऑफ डिसअपियरेंस, और क्वेश्चन आता है कि ए रिएक्टेंट है तो उसका डिसअपियरेंस वर्ड यूज किया जाएगा। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए बच्चों क्या होगा, बट रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस्ड। रिएक्शन का बैलेंस नहीं है तो आप कर सकते हो, रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस्ड, ठीक है ना। तो डिसअपियरेंस में क्या होगा माइनस डी ए बाई डी टी। नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज। रेट ऑफ डिसअपियरेंस बी क्या होगा, बी इज आल्सो रिएक्टेंट, तो ये आ जाएगा। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ पी बच्चों क्या होगा, डीपी बाई डी टी होगा। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ क्यू क्या होगा, तो ऐसा होगा पॉजिटिव में। ओवरऑल बच्चों रेट की बात, रेट ऑफ रिएक्शन क्या बनेंगे, तो ध्यान दो आप, जो कॉफिशिएंट है ना ए का कॉफिशिएंट M1 वो आएगा 1 डिवाइड बाई M1, है ना, रेशियो आ जाएगा 1 डिवाइड बाई M1। बाकी ये टर्म इज इक्वल टू
ये फिर से बच्चों रिएक्टेंट तो 1/m2 होगा। नेक्स्ट आपके दो प्रोडक्ट हैं पी और क्यू, तो आएगा 1/n1, यहाँ पे 1/n2। तो ये जो आपका रेस जो आपका लिखा है ना, यहाँ पे रिलेशन लिखा है ना, इस रिलेशन को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो जो भी कॉफिशिएंट है ना, वो 1/बाई आपको नीचे देखने को मिलेंगे। सभी को समझ में आ गया? तो व्हाट इज यूनिट फाइनली? तो यूनिट बच्चों बोल सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन टाइम इनवर्स, ठीक है, या बोल सकते हैं मोल। कॉन्सेंट्रेशन है तो मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स, या मोल पर लीटर मिनट इनवर्स, ये कुछ इसके बनेंगे आपके यूनिट्स। नेक्स्ट देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। यस, रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन बच्चों क्या है, ये कुछ अभी अपन ने डिस्कस किए हैं, वो सारी की सारी यूनिट्स आपको मिल रही है। मोल पर लीटर पर हावर बोल सकते हो, या बाकी भी टर्म आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ओके, एक क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है। चलो मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ, प्लीज इसे ट्राई करो। देखो, आपको देखते हैं हम लोग, तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं फटाफट से। यस, सी ऑप्शन कितने बच्चों को आया? सी ऑप्शन, कितने स्टूडेंट का सी ऑप्शन आया? बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ये देखते हैं अपन एक्सप्लेनेशन। ये रहा एक्सप्लेनेशन, देख लो आप। N2+3H2 फॉर्मेशन ऑफ 2 मोल ऑफ NH3। तो रेट बच्चों कैसे लिखा जाएगा? रेट देखो, है ना, डी N2/dt नेगेटिव के साथ, ये दोनों रिएक्टेंट हैं आपके, और ये आपका प्रोडक्ट है। तो वो बच्चों पॉजिटिव में लिखा जाएगा, वो कॉफिशिएंट के साथ 1/3 आ गया, यहाँ पे 1/2 आ गया। फिर आपको क्या करना है, किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, उसको उठा के बस सॉल्व कर लो। तो DH2 डिवाइड बाई ये टर्म आपको दे रखा था क्वेश्चन में, इसको उठा लो आप। एक वैल्यू दे रखी थी बच्चों, बाकी आपका 3/2 इसका मल्टीप्लीकेशन करो सीधा, और आंसर आपका आ जाएगा। यही था ना क्वेश्चन? क्वेश्चन फिर से देख लो एक बार, इन बच्चों ने किया होगा, है ना। ये दे रखा था ना कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया वो इतना है, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 निकालना था। तो H2 और NH3 का रिलेशन उठाना था बस, तो वही तो लिया अपन ने। H2 और NH3 का रिलेशन ले लिया है, और बस जो पूछा गया उसको अपन ने निकाल दिया। ठीक, ओके। नेक्स्ट बच्चों बात करेंगे अपन रेट लॉ। तो रेट लॉ की बात करते हैं। तो रेट लॉ इज बेसिकली एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज नोन एज रेट लॉ। तो रेट लॉ बच्चों सिर्फ और सिर्फ जो अपन एक्सपेरिमेंट करते हैं लेबोरेटरी के अंदर, ठीक है, तो जो भी अपन एक्सपेरिमेंट करेंगे, मतलब उस एक्सपेरिमेंट से जो भी डाटा आपका निकल के आता है, कि मान लो बच्चों इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए का कुछ था, है ना, बी का कुछ था आपका, फिर मैंने टाइम बदला, टाइम चेंज किया, तो बी का कॉन्सेंट्रेशन अपन ने कम कर दिया, ए का बढ़ा दिया, तो कुछ रेट निकला, है ना, फिर उसके बाद कुछ चेंज किया। तो अपन ये एक्सपेरिमेंट करते करते रहेंगे। तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद, है ना, जो आपको एक्सप्रेशन मिलेगा, है ना, तो लिखेंगे द एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज नोन एज रेट लॉ। तो रेट लॉ बच्चों हमेशा लिखते हैं किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कहाँ पे? हमने पढ़ा था केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर। तो केमिकल इक्विलिब्रियम कहता है लॉ ऑफ मास एक्शन, याद है सभी को? लॉ ऑफ मास एक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन बच्चों कहता है कि the rate of reaction is directly proportional to the concentration of reacting species raised to the power of stoichiometric coefficient। जनरली अपन ये यूज करते हैं, ठीक है। और ये जो बच्चों सिर्फ वैलिड होता है फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है। जो अपन लॉ ऑफ मास एक्शन की बात कर रहे हैं, हमें बोला था कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या था आपका, ए, उसका कॉफिशिएंट ये जाएगा, है ना, ये लॉ ऑफ मास एक्शन बोलता है। लेकिन बच्चों ये जो रेट लॉ जो है, रेट लॉ इज एक्सपेरिमेंटल। इफ इट इज एक्सपेरिमेंटल, तो वहां पे अपन कॉफिशिएंट यूज नहीं करेंगे, हम कोई नया टर्म यहाँ पे यूज करते हैं। एक्स बाई वो बदलता रहेगा, बार बार चेंज होता रहेगा, समझ में आया ना, तो उसको अपन बोलेंगे रेट लॉ। तो पढ़ते हैं इन एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो वहां पे आपको एक्स और वाई की वैल्यू मिलेगी, तो उसको उठा के हम लोग यहाँ पे रखते हैं। तो दिस इज रेट लॉ।
द वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट x and y आर फाउंड एक्सपेरिमेंटली, है ना, रेड कलर से लिखा गया क्लियर, which may or may not be same or isotropy coefficient। जो हम बैलेंसिंग करेंगे तो isotropy coefficient है उसके बराबर हो भी सकता है, बराबर नहीं भी हो सकता, बिकॉज एक्सपेरिमेंटल है। बट के क्या है, के बच्चों है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, नॉन है रेट कांस्टेंट, उसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट। तो ये आपका हो गया रेट लॉ का एक्सप्रेशन, जिसमें इफ ए इक्वल टू बी इक्वल टू बी, अगर बच्चों ए और बी दोनों का कॉन्सेंट्रेशन 1 हो जाता है, 1 मोल पर लीटर, रेट इज इक्वल टू के। तो रेट ऑफ रिएक्शन यूनिट कॉन्सेंट्रेशन इज कांस्टेंट और स्पेसिफिक रेट, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। Rate constant does not depend on concentration of reactant, but is depend on temperature and pressure। इस टर्म में बच्चों प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो जो रेट कांस्टेंट की, तो के बच्चों जो है वो डिपेंड नहीं करता है ऊपर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर, लेकिन बच्चों किस पे डिपेंड करता है, तो आपका टेम्परेचर पे एंड कैटलिस्ट पे। इसको ध्यान रखना, टेम्परेचर कैटलिस्ट पे आपका जो रेट कांस्टेंट है वो पूरी तरीके से डिपेंड करेगा। नेक्स्ट बच्चों बात करेंगे अपन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।